हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग पैगंबर मोहम्मद के बारे में पढ़ चुके हैं, मोहम्मद साहब के बारे में पढ़े हैं। मतलब हमने देखा कि इस्लाम का प्रारंभ कैसे हुआ है, इन चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। तुर्क आक्रमण और अरब आक्रमण पर हमने चर्चा कर लिया। अब आज पिछली क्लास में हमने तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध पर भी चर्चा कर ली, और प्रथम और द्वितीय युद्ध के समाप्ति के बाद आपने देखा कि कैसे मोहम्मद गौरी अपने 4 केयर टेकर, यानी अपने 4 दास को, गुलाम को यहाँ पर रख करके यहाँ का केयर टेकर बना करके चला गया। ठीक है, उस 4 केयर टेकर की अगर हम बात करें तो जिसमें, जैसा कि आपको पता है बच्चों, कि पहला जो हमारा केयर हमने देखा केयर टेकर के बारे में, तो पहला केयर टेकर कौन था? तो पहला केयर टेकर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिस पर के बारे में पिछली क्लास में आपने चर्चा किया है। दूसरा जो है बच्चों, वह यालदौज था, यालदौज। ठीक है ना। और तीसरा जो है बच्चों, वह तीसरा कुबाचा था। और चौथा हमारा आता है बख्तियार खिलजी। चौथा बख्तियार बख्तियार खिलजी है। तो हमने देखा कि जो केयर टेकर बनाता है ना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, हाँ। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यही शासक था जिसने दिल्ली में शासन भी किया और गुलाम वंश की स्थापना भी किया। यानी कि यही वो व्यक्ति है जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया है दिल्ली में। ठीक है ना। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है उस वंश को क्योंकि ये खुद गुलाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का। और इतना बेहतरीन ये व्यक्ति है कि गुलाम तो था ही, लेकिन कभी इसने कहीं भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसे बहुत सारे लाख बख्श, पील बख्श का उपाधि मिला था, लेकिन इसने एक ही उपाधि लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो था सिपहा सलार का। ठीक है, सिपहा सलार का मतलब होता है सिपाहियों का न्यायाधीश कहिए, या सिपाहियों का नेतृत्व करने वाला सेनापति कहिए। ठीक है ना। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? उसके बाद हमने देखा कि इसका भी एक, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक दास है, और इस दास का नाम है इल्तुतमिश। इस दास का नाम क्या है बच्चों? इल्तुतमिश है। और यानी कि पिछली क्लास में शायद हम लोग इसी पर अब चर्चा करने वाले हैं, इसी को छोड़े हुए थे, इल्तुत। तो बच्चों, आज की क्लास में जो हमारी क्लास है ना, उसमें हम लोग चर्चा किस पर करेंगे? इल्तुतमिश के ऊपर में। ठीक है, जानेंगे कि ये इल्तुतमिश कौन है। वैसे तो हमने आपको मोटा मोटी तौर पर ये बातें बता दी कि देखिए, यह जो इल्तुतमिश है ना बच्चों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक क्या था? दास था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ जो शासन व्यवस्था संभालता है वो कौन है? तो इल्तुतमिश है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर, इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई? और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए, पोलो खेलते समय, यानी कि जिसको चौगान हम लोग कहते हैं। ठीक है, पोलो यानी कि चौगान, जो घेर घोड़ा पर खेलता रहता है। ठीक है ना, चौगान खेलते समय, चौगान है ये, समझे बच्चों? चौगान खेलते समय इल्तुतमिश की क्या हो जा सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके मरने के बाद इसी का एक दास है जो इसका उत्तराधिकारी बनता है, और उसके दास का नाम था इल्तुतमिश। क्लियर है? तो आइए बच्चों, हम बिना समय को बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं, इस भाई साहब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो यही महान व्यक्ति है जिनका चित्र आपके सामने बना हुआ है। ठीक है ना। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो कह रहा है इल्तुतमिश जो है ना, इसने 1211 में अपनी शासन स्टार्ट की। 1211 में यह दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, और 1236 में इसका शासन क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। यह कैसा तुर्क था? तो यह एक इलवारी तुर्क था। कैसा तुर्क था बच्चों? यह एक इलवारी तुर्क था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलवारी तुर्क था। क्लियर है यहाँ तक? अगर सही मायने में देखा जाए ना, तो इसी को दिल्ली का वास्तविक सल्तनत, वास्तविक सुल्तान, वास्तविक शासक माना जाता है। और उतना ही नहीं, भारत का अगर देखा जाए ना, तो पहला सुल्तान कहलाने वाला व्यक्ति यही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कोई भी ऐसा शासक नहीं है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की हो। इल्तुतमिश ही पहला एक ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? और सुल्तान की उपाधि इसने अपने मन से डायरेक्टली धारण नहीं किया, इसे बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान का उपाधि मिला। आप जानते हैं खलीफा वर्ड आया है, खलीफा का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने देखा इससे पहले कि पैगंबर हमारे जो थे, पैगंबर का मतलब संदेशवाहक होता है। ठीक है ना। ये पैगंबर कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, हजरत ठीक बच्चों, पैगंबर हमारे कौन हैं? तो हजरत मोहम्मद
साहिब, ठीक है। इनका जो उत्तराधिकारी होता था ना, जितना भी इनका उत्तराधिकारी होता था, कौन, तो आप कहिएगा सर उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी को ही इनके उत्तराधिकारी को ही बच्चों खलीफा कहा जाता था, ठीक है। इन्हीं के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। तो यही खलीफा, बगदाद के खलीफा के द्वारा इनको ना वो सुल्तान की उपाधि मिली थी। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि इनको किसी से मिली, किससे मिला, बगदाद के खलीफा के द्वारा मिला। इसीलिए भारत का ना पहला सुल्तान, प्रथम सुल्तान यही माना जाता है, ठीक है। हाँ, इससे पहले ही गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी है, लेकिन प्रथम सुल्तान इसी को मानते हैं। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का, जो दिल्ली सल्तनत था उसका वास्तविक शासक भी क्या है, इसी को माना जाता है, क्योंकि इसने अपने समय में दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने का काम किए हैं, ठीक है। तो बच्चों 1215 और 16 की बात है। आपने देखा कि मोहम्मद गौरी ने अपने 4 दास को यहाँ का केयर टेकर बना करके भेजा है, जिसमें से एक था यलदौज। ये फिलहाल एक बंगाल साइड, पंजाब साइड संभालता था, पंजाब एवं बंगाल के क्षेत्र को संभालता था, वहाँ पर शासन करता था, ठीक है। लेकिन ये यलदौज और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है तराइन का तीसरा युद्ध, ठीक है। क्योंकि पहला और दूसरा युद्ध आप लोग जानते हैं मोहम्मद गौरी ने लड़ा था किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गौरी की हार होती है। लेकिन जयचंद की सहायता से बच्चों दूसरा जब बैटल लड़ा जाता है, दूसरा जो युद्ध लड़ा जाता है, जिसको हम तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जस्ट 1 साल के बाद 1192 में दूसरा लड़ाई लड़ा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। और तराइन के दूसरे युद्ध में ये मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। आप जानते हैं कि एक बैग ऐसा कैसे हो गया, जो व्यक्ति बार बार हार रहा था, जो व्यक्ति साल भर पहले हारा, वो आज कैसे जीत गया मोहम्मद गौरी, तो उसके पीछे हाथ था पृथ्वीराज चौहान के ससुर, जिसका नाम था जयचंद। जयचंद की सहायता से ही वो क्या करता है, उस युद्ध को जीत जाता है। उम्मीद करते हैं कि मेरी जो बातें हैं बच्चों आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही है। क्या नहीं पहुंच रही है, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लियर है। तो अब हमने देखा कि पहला और दूसरा युद्ध होने के बाद तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 1216 के बीच होता है। और ये तराइन का जो तीसरा युद्ध है ना, ये वही इल्तुतमिश और यलदौज के बीच होता है, जिसमें यलदौज की हार होती है और इल्तुतमिश की क्या होती है बच्चों, जीत होती है। यही वो इल्तुतमिश जो है ना, अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिस चांदी के सिक्के का नाम टंका या टका था। साथ ही साथ इसने कॉपर के भी सिक्के चलवाए थे, जिसका नाम था जितल। कॉपर के सिक्के का नाम क्या था बच्चों, जितल था। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि इसके समय में सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी प्रचलित थी, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज के समय बच्चों फारसी थी। कौन सी लैंग्वेज थी, फारसी लैंग्वेज थी, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये इसके समय में एक प्रथा का शुरुआत हुआ था, जिस प्रथा को इक्तेदारी प्रथा या इक्ता प्रथा कहते हैं। इक्ता प्रथा में क्या होता था कि हमारे पास कोई क्षेत्र है, किसी एक विशेष क्षेत्र का, ठीक है ना, किसी एक क्षेत्र विशेष का, ठीक है बच्चों। जैसे मान लेते यही भारत का नीचे वाला हिस्सा है। वैसे आप जानते हैं कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, भारत के ऊपरी हिस्सा पर ही अभी हम हैं। लेकिन आपको मैं बताने के लिए बस करो कि मान कर चलिए यहाँ का कोई क्षेत्र है, इतना दूर का कोई एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया में हम दिल्ली के सल्तनत हैं, हम सुल्तान हैं, तो हम तो हर जगह यहाँ 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 पूरे के पूरे एरिया को तो नहीं संभाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस प्रांत का, इस जगह का, ये जो प्रांत है, ये जो जगह है ना, इस प्रांत का केयर टेकर, रखवाला हम किसी एक व्यक्ति को बना देंगे और बोलेंगे भाई तुम ऐसा करो, केयर टेकर हो वहाँ का, तो वहाँ से ना तुम क्या करना, टैक्स वसूल करना। वहाँ से क्या करना, टैक्स वसूल करना। और टैक्स वसूल करके कुछ अपने सेना के, कुछ निजी, क्योंकि वो केयर टेकर है तो उसके साथ कोई समस्या ना हो, इसीलिए उसकी प्राइवेट आर्मी यानी कि कुछ प्राइवेट सेनाएं होती थी। 25, 50, 100, 2000, 5000 क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है कि उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, उसके अनुसार उसके पास सेना होती थी। तो बोला जाता था उसको कि तुम टैक्स लो और उस टैक्स में से कुछ भाग अपनी सेना पर खर्चा करो, अपने पर खर्चा करो, और कुछ भाग क्या करना है, सरकार यानी कि सुल्तान को दे देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सरकार यानी कि जो शासक है वहाँ पर, उस शासक को दे देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हम मान करके चलते हैं कि यहाँ का कोई शासक है जिसका नाम है मोनू। क्या मान कर चलते हैं, यहाँ का कोई शासक है बच्चों जिसका नाम क्या है, मोनू नाम है, ठीक है। और मोनू नाम का कोई आदमी है जो यहाँ की चीज़ों को देख रहा है, देख रेख कर रहा है, ठीक है ना। और जो टैक्स उसिलाता है, अब टैक्स आएगा कहाँ से, तो वहाँ पर किसान रहते हैं, किसान से अनाज आता है टैक्स के रूप में। वहाँ पर बहुत सारे व्यापारी आते हैं जिससे धनराशियाँ ली जाती है, ठीक है। व्यापार करने के टैक्स, बहुत सारा टैक्स होता है, ठीक है। जो गैर मुसलमान है उस पर जजिया भी लगता था बहुत जगह पर, ठीक है। तो टैक्स उसील करके मोनू क्या करेगा, कुछ प्रतिशत अपने पास रखेगा और कुछ प्रतिशत, ठीक है,
सरकार यानी कि अपने शासक को, अपने सुल्तान को दे देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यह जो प्रांत है, जिस प्रांत में ये प्रथा चला, इस प्रांत को इक्ता प्रांत कहते हैं या इक्ता कहा जाता है, क्लियर है। और इस इक्ता में हम जिस आदमी को नियुक्त किए हैं ना, हमने जिस अधिकारी, देखो कुछ बच्चों का भी ये कहना हो सकता है कि सर जी आप जो बातें लिख रहे हैं ना वो यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोल करके लिख रहा हूँ तो आप मेरी बातों को सुन भी सकते हैं, ठीक है ना। और आप सुनिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना इक्ता, इस जगह को इक्ता कहते हैं। और ये जो अधिकारी हमने नियुक्त किया है ना, जिसको भेजा है कि जाओ भाई वहाँ का तुम संभालो चीज़ों को, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्तेदार कहते हैं। इस प्रांत के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इक्तेदार कहा जाता था, ठीक है। तो इक्तेदार, इक्ता और समझ में आपको आया या नहीं आया, क्लियर है। तो इसने सबसे पहले, इन्होंने ही, इल्तुतमिश ने ही तराइन के तीसरे युद्ध के बाद अपने शासनकाल में सिल्वर का सिक्का यानी कि चांदी के सिक्का चालू करवाया था, चलवाया था। चांदी का सिक्का जिसका नाम था टंका या टका कहा जाता है, इसी ने अपने शासनकाल में कॉपर का कॉइन भी चलाया था जिसको जीतल कहा जाता है। इसी ने अपने इसके शासनकाल में ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी था। और इक्ता प्रांत का भी इसने क्या किया था, शुरू करवाया था। इक्ता प्रथा, इक्तेदारी प्रथा भी इसने क्या की थी, स्टार्ट करवाई थी। तो क्या चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से यहाँ तक क्लियर है बच्चों, तो बताइए। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। इसी के समय में, इसी के शासनकाल में, ठीक है ना, आक्रमण होता है किसका, चंगेज खान का, ठीक है। इसी के शासनकाल में आक्रमण बच्चों किसका होता है, तो चंगेज खान का आक्रमण होता है। ये घटना है 1221 की, जब चंगेज खान इनके यहाँ आक्रमण करता है। वैसे देखा जाए तो चंगेज खान का वास्तविक नाम कुछ और था। इसका वास्तविक नाम है बच्चों तैमूचीन। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या है, तैमूचीन था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। उसके बाद बच्चों अगर हम आगे बढ़ें तो 1229 की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए हाँ, आपको बता दें कि आपके मन में होगा कि सर चंगेज खां आया, आक्रमण किया तो क्या हुआ। देखिए चंगेज खां आया, देखने से ही आपको लग रहा है कि कितना क्रूर व्यक्ति है, ठीक है। कोई इससे उलझना जल्दी नहीं चाहता है क्योंकि इसके पास सेनाएं बहुत ज़्यादा था, सेना बल, सैन्य बल, हथियार इसके पास बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो सैन्य बल भी था, साथ ही साथ हथियार भी था, ठीक है। तो कोई ज़्यादा नहीं उलझता था, आया थोड़ा बहुत लूटपाट यहाँ से किया, जो लूटपाट करना था, और लूट करके चीज़ों को लेकर के चला गया, समझे। उसके बाद ये बात है बच्चों 1229 की, 1221 में ये हुआ। और हम बात अब करेंगे 1200 किसके 29 की। आपने सुना है, आपने देखा है कि जस्ट कुछ साल पहले 1299 में एक व्यक्ति है जिसका नाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने एक भवन का निर्माण शुरू करवाया था जिसका नाम है कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जिसको 1229 में पूरा करने का काम कौन करता है, इल्तुतमिश। यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा ही इस कुतुब मीनार का क्या किया जाता है, कार्य पूरा किया जाता है, ठीक है। और यही वो शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। दिल्ली को इसने अपना क्या बनाया था, राजधानी बनाया हुआ था। और इल्तुतमिश जो है ना, ये इल्तुतमिश ने सक्सेसर यानी कि अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी को घोषित कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इस भाई साहब के ना 4 बेटे थे और चारों के चारों बेटे नालायक थे, ठीक है। 4 बेटे कैसे थे, तो नालायक बेटे थे, ठीक है। मतलब ये चारों में से एको काम का बेटा नहीं था। तो अब चारों में से एको काम का बेटा नहीं है और सबसे ज़्यादा समझ सूझबूझ वाली अगर उसकी एक बेटी है तो वो किसको शासक बनाना चाहेगा, तो वो तो चाहेगा कि हमारा देश सही से चल सके, हमारा राज्य सही से चल सके, हमारा सल्तनत सही से चल सके। तो उसने अपनी बेटी रजिया को क्या किया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ ही इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया करा। इसी ने तुर्कान ए चहलगामी, जिसको दल चलीसा कहते हैं, दल चलीसा का गठन किया। दल चलीसा क्या होता है, आपके मन में ये प्रश्न होगा। तो देखिए दल चलीसा ना एक ऐसा समूह था जिसमें 40 लोगों को रखा गया था। और 40 लोग वैसे वैसे लोग थे जिनके समझ से, सूझबूझ से देश के या दिल्ली के सल्तनत को सही तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। उसमें अलग अलग तरह के महान महान लोगों को रखा गया था, शक्तिशाली लोगों को रखा गया था, सेना के मेन को रखा गया था, मंत्री के मेन को रखा गया था, हर तरह के लोगों को 40 लोगों का समूह बना दिया गया था, जिसको तुर्कान ए चहलगामी या दल चलीसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसने दल चलीसा का गठन किया ताकि हमारी सत्ता काफ़ी मजबूत रहे। क्यों, क्योंकि चारों का चारों बेटा नालायक है, तो मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपनी इस शासन व्यवस्था को सही से चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। इन्हीं के सहायता से, इन्हीं दल चलीसा के सहायता से ना शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया जा रहा था। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक, या कोई दिक्कत, क्लियर है। उसके बाद 1236 की बात है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। यानी इल्तुतमिश 1236 में क्या हो गया,
मर जाता है। अब मर जाने के बाद जैसा कि आपने देखा कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित कर दिया है। रजिया बनती है अगली सुल्तान, सुल्तान की बेटी है तो सुल्तान कहलाएगी, इसीलिए अगला बनती है कौन, अच्छा वो इल्तुतमिश जो मरा है तो मरने के बाद इसका मकबरा बच्चों इसके द्वारा फेमस बनाए गए भवन कुतुब मीनार में ही बना दिया गया, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ है, कुतुब मीनार में ही है, ठीक है। उसके बाद उसका हमने कहा कि 4 बेटा था, जिसमें से एक सबसे बड़का बेटा है जिसका नाम है फिरोज शाह, सॉरी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका नाम है, वो इसका क्या था, बड़ा बेटा था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इल्तुतमिश ने मरने से पहले यह ऐलान कर दिया था कि हमारा उत्तराधिकारी मेरा कौन बनेगा, तो मेरी बेटी उत्तराधिकारी बनेगी, दिल्ली की अगली सुल्तान मेरी बेटी बनेगी जिसका नाम था रजिया, ठीक है। और यही फेमस होती है रजिया सुल्तान के नाम से। 1236 से लेकर के 1240 तक इसने शासन किए, लेकिन इसके शासनकाल में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं हुई, ठीक है। एक बार सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे पहली समस्या तो ये थी कि अब तक आपने जो देखा हम लोग 1236 पर पहुंच गए, 1236 तक आपने देखा है कि अब तक एक भी महिला शासक, महिला सुल्तान नहीं बनी है। यह एक पहला और आखिरी महिला सुल्तान है, यह एक पहली और आखिरी महिला सुल्तान है। लेकिन अफसोस कि जब ये सुल्तान बनती है तो ये बात इसके भाई को रास नहीं आता है, इसके भाई को ये सब पसंद नहीं है। इस हर किसी को लालच है किसकी, कुर्सी की। इसका भाई क्या चाह रहा था, कुर्सी चाह रहा था, और इसी कुर्सी के चाह में बहुत बार इसको मारने का प्रयास किया गया और अंततः तो इसे मार ही देता है। आइए उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ कह रहा है यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी, मतलब पहली औरत थी, पहली एक महिला थी जिसने दिल्ली के सल्तनत पर बैठा, और यह एकमात्र महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ें थोड़ा सा। देखिए अगला पॉइंट जो हमारा है बच्चों, उसमें इसके एक दूसरे भाई की चर्चा होती है, जिस भाई का नाम क्या है, तो आप कहेगा सर इसके भाई का नाम है बहराम शाह। इसके भाई का नाम क्या है, बहराम शाह। यह रजिया का भाई था लेकिन रजिया के खिलाफ था। इसने जा कर के दल चलीसा के लोगों को कहा कि भाई एक बात तुम लोग बताओ, तुम दल चलीसा में 40 के 40 लोग क्या हो, पुरुष हो, और तुम्हारा इस जो सुल्तान है वो कौन है, एक महिला है। क्या तुमको महिला के अंदर में काम करने में अच्छा लग रहा है क्या। सारे के सारे दल चलीसा के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि भाई एक स्त्री के शासन में हम रहेंगे, एक महिला के अंदर में हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी ठहरा पुरुष, और दल चलीसा के 40 के 40 लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। तो उसी भड़काने के कारण दल चलीसा के लोग क्या हुए, उसके खिलाफ हो गए। इसने एतगीन को बुला करके ले आया, ठीक है, अल्तुनिया को बुला करके लाया जो कि इक्तेदार था, क्या था, इक्तेदार था। एतगीन जो है ना यह बादेयम का इक्तेदार था, अल्तुनिया जो है यह भटेंडा का इक्तेदार था। उसके बाद याकुत खान जो है ना यह सेनापति था। याकुत खान क्या था, यह एक सेनापति था, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा यह शक्तिशाली था, ठीक है। और यह सेनापति रजिया के खिलाफ तो नहीं होना चाहती थी, लेकिन भाई कुर्सी किसको नहीं चाहिए। रजिया के खिलाफ तो नहीं होना चाहती थी, लेकिन भाई कुर्सी किसको नहीं चाहिए ये मुझे बताइए। हर किसी को कुर्सी की चाह है, यह भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि अगर इसकी हत्या होती है तो कुर्सी हमें चाहिए, ठीक है। हर किसी को कुर्सी की चाहत होती है, इसी कुर्सी की चाहत में आपसी द्वंद्व, आपसी युद्ध शुरू होता है जहाँ तहाँ, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। कह रहा है उसके बाद बच्चों कि उसके बाद कह रहा है कि 1240 की घटना है। 1240 से पहले बच्चों क्या हुआ कि जब ये क्या बोलते हैं रजिया सुल्तान जब सुल्तान बनी ना, तो उसने अपनी सेनापति से मदद मांगी कि देखो तुम हमारी मदद कर दो, ठीक है। तो उसका सेनापति याकुत खां जो था उसने मदद करने से इनकार कर दिया। वो बोला कि देखिए महारानी, मैं आपसे विवाह करूंगा तब मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। क्योंकि उसको रजिया सुल्तान से मतलब नहीं था, उसको उस सिंहासन से मतलब था, ठीक है ना, उसको उस सिंहासन से मतलब था। लेकिन रजिया सुल्तान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अगर वो उससे विवाह नहीं करेगी तो वैसे भी तो सत्ता हाथ से चला गया। इसलिए उसने उससे विवाह करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। उसने बोला कि ठीक है याकुत खान, मैं तुमसे विवाह करूंगी। और उसके बाद याकुत खान और इसका रजिया सुल्तान का विवाह होता है। और 1240 की बात है, आपने देखा कि इसी का रजिया सुल्तान का एक अभागा भाई जिसका नाम है बहराम शाह, उस अभागे ने क्या किया, जा करके अल्तुनिया को बुला करके लाया और अल्तुनिया का विद्रोह होता है 1240 में। और इसी विद्रोह के दौरान अल्तुनिया क्या करता है, इसी विद्रोह के दौरान बच्चों अल्तुनिया याकुत खान की हत्या कर देता है।
इसी विद्रोह के दौरान अल्तुनिया क्या करता है, याकूत खान की हत्या कर देता है। और हालांकि रजिया सुल्तान की हत्या नहीं करता है, रजिया सुल्तान को वो कैद करके ले जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान को ये क्या करता है, कैद करके ले जाता है। और रजिया के सामने दो ऑप्शन रखता है, पहला कि या तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूं, दूसरा कि या तो तुम मुझसे विवाह कर लो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा या तो तुम मुझसे विवाह कर लो। अब रजिया सोचती है कि अगर मेरी ये हत्या कर देगा तो फिर तो वैसे भी दिल्ली सल्तनत का शासन इसके हाथ में चला जाएगा, तो ये जैसे मन होगा वैसे दिल्ली की सल्तनत को लेकर के चलेगा। और दिल्ली की जितनी भी प्रजा थी ना, वो सारे के सारे प्रजा रजिया सुल्तान को बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, पढ़ी लिखी और समझदार थी। ठीक है, तो इसीलिए उसे मजबूरन अपनी प्रजा को देखते हुए रजिया ने क्या किया, अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। ये उसका दूसरा विवाह था, पहला याकूत खान के साथ और दूसरा अल्तुनिया के साथ। अगर आप गौर से देखें तो दोनों के दोनों कंडीशन में इसने जो विवाह किया है, मजबूरी में विवाह किया है और अपने लिए नहीं, अपने प्रजा के भलाई के लिए विवाह किया है, क्योंकि इसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। भाई इसके भाई को फिर भी चैन नहीं है। ठीक है, इसके भाई को फिर भी क्या है, चैन नहीं है। एक जगह है कैथल, 1240 की ही बात है, उसी साल, ठीक है ना, सॉरी उसी साल बच्चों 1240 की ही बात है, उसी साल कैथल नामक स्थान जो कि अभी हरियाणा में है, कहाँ पर है, वर्तमान में वो हरियाणा में है, वहाँ पर उसके भाई ने दल चलीसा को भेज करके और दल चलीसा के द्वारा रजिया सुल्तान के साथ साथ अल्तुनिया दोनों की हत्या करवा देता है, दोनों को एक साथ मार देता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसकी मृत्यु, इसकी हत्या कैथल में होती है तो रजिया का मकबरा कहाँ बनेगा? भाई जहाँ मरेगा वहीं ना बनेगा। ठीक है, तो कैथल में ही इसका क्या बनता है, मकबरा बनता है। और उसके बाद जिस भाई ने इतना मेहनत किया है अपने बहन को मारने के लिए, बहन के मरने के बाद ये अपना शासन, अपना अधिकार, अपना आधिपत्य स्थापित करता है, जिसका नाम था बहराम शाह। और ज़्यादा नहीं, बस 1240 से 1242 तक 2 साल के लिए ये क्या बना, सुल्तान बना। सोचो 2 साल के लिए इसने ये सुल्तान बना, मात्र 2 साल के लिए इतना अपने बहन को मार दिया। ठीक है, और सुल्तान बनते ही इसने 2 पद बनाया। और वो दोनों पद किसके लिए बनाया, तो जो ये दल चलीसा था ना, इस दल चलीसा के प्रमुख के रूप में 2 पद नियुक्त किया कि दल चलीसा का ये दोनों हेड होगा, ये दोनों जो कहेगा वही होगा। ठीक है, लेकिन तब तक दल चलीसा काफ़ी शक्तिशाली रूप ले चुकी थी, क्योंकि 40 लोगों का समूह होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके बाद नायब ए मोहम्मदगाल, अच्छा ये 2 जो वो बना प्रमुख बनाया है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, उसे 1241 में दिल्ली पर मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण, दिल्ली पर ना मंगोल का सबसे पहला आक्रमण आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि कब हुआ था, तो अब कहिएगा 1240 में हुआ था। दिल्ली पर मंगोल का पहला आक्रमण बच्चों कब हुआ था, तो 1240 में दिल्ली पर मंगोल का पहला आक्रमण हो गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 2 साल के बाद, ठीक है, बहराम शाह की मृत्यु होती है दल चलीसा के सहयोग से। ठीक है, मसूद शाह जो है ना, उसने बहराम शाह की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। उसके बाद 1242 से लेकर के 1246 तक बच्चों मसूद शाह शासन करता है। कौन शासन करता है, मसूद शाह। और उसके बाद मसूद शाह के शासन के बाद नया जो शासक आता है उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम है, नसीरुद्दीन महमूद। यह 1246 से लेकर के 1266 तक शासन करता है। नसीरुद्दीन महमूद बच्चों कब से कब तक शासन करता है, तो 1246 से लेकर के 1266 तक, यानी कि अगले 20 साल तक शासन किसका होता है, इसी का होता है। लेकिन यह शासन करने में उतना योग्य, उतना पढ़ा लिखा, उतना समझदार शासक नहीं था। यानी कि थोड़ा सा देखा जाए तो अयोग्य शासक था। बहुत सारे ऐसे शासक आएंगे जिनमें योग्यता तो नहीं रहेगी शासक की, लेकिन मजबूरी में उनको शासक बना दिया जाता है। ठीक है, तो अयोग्य शासक होने के बाद कारण इन्होंने क्या किया, अपना एक वजीर नियुक्त किया। वजीर उस समय में हम प्रधानमंत्री को कहते थे, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, उसी तरह से इसने अपना वजीर, अपना प्रधानमंत्री, अपना प्राइम मिनिस्टर चुना। किसको, बलबन को। ठीक है, और नसीरुद्दीन महमूद जो है ना, उसने एक टाइटल उसे मिला हुआ था, उसने टाइटल धारण की थी। उसको किस उपाधि, किस टाइटल से जाना जाता था, उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इसका एक वजीर था बलबन। अब भाई कुर्सी किसको नहीं चाहिए, सबको कुर्सी की पड़ी हुई है कि हमें कुर्सी चाहिए तो हमें कुर्सी चाहिए। अब बलबन को जब प्रधानमंत्री बनाया तो जितने भी राजकाज के कार्य होते थे, जितने भी निर्णय लेने होते थे, वो सारा का सारा निर्णय लेने का काम कौन करता था, यही हमारे महान व्यक्ति जो है बलबन। यही बलबन क्या करते थे, सॉरी बलबन का फोटो नहीं है, ठीक है, वो बलबन क्या करते थे, वो सारा का सारा निर्णय लेता था। तो बलबन सोचा कि भाई जब इतना कुछ हम कर ही रहे हैं तो हम ही कहीं नहीं राजा बन जाते हैं। ठीक है, और यही सोच करके उसने क्या किया,
ये बलबन जो है ना, यही सोच करके दल चलीसा की सहायता से नसीरुद्दीन महमूद की हत्या करवा देता है। दल चलीसा की सहायता से नसीरुद्दीन महमूद की क्या करता है, वह हत्या करवा देता है। और हत्या करवाने के बाद जो अगला शासक बनता है वह कौन है, तो अगला शासक है बच्चों गयासुद्दीन बलबन। मतलब वही जो बलबन वजीर, जो प्रधानमंत्री बलबन था ना, वही फेमस हो गया किस नाम से, तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से। और 1266 से लेकर के 1287 तक इसने शासन किया। लगभग इसका शासनकाल बच्चों कितने सालों का रहा है, आप बताइए। 17 और 4 लगभग 21 ईयर, लगभग इसने 21 साल तक क्या किया बच्चों, शासन किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, इसे टाइटल मिला हुआ था, इसने टाइटल धारण किया था जिल अ इलाही का, नियाबत और खुदाई का। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है हमारे बलबन जी। ठीक है, इन्होंने जिल अ इलाही और नियाबत और खुदाई का टाइटल भी क्या किया था, धारण किया हुआ था। आगे बढ़े, अब आपको कह रहा है बच्चों कि दल चलीसा का अंत इसी ने किया है। मतलब कहने का हुआ कि बलबन ने देखा कि भाई दल चलीसा तो काफ़ी विकराल रूप लेते जा रहा है, जब चाहे तख्ता पलट कर देता है, वो चाहे तो किसी को भी शासक बना सकता है, किसी को भी गिरा सकता है, किसी को भी उठा सकता है। तो ये जब इसके मन में हुआ, इसने दल चलीसा को बोला कि तुम लोग जाओ एक अभियान पर, और अभियान पर भेज देता है। और अभियान पर भेजने के बाद पीछे से पूरी की पूरी सेना, जो इसकी रॉयल सैनिक जिसको कहते हैं, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की सेना को भेज करके, सैनिक को भेज करके क्या करवाता है, दल चलीसा के 40 लोगों की हत्या करवा देता है। ठीक है, दल चलीसा के इस 40 लोगों की क्या करता है, यह हत्या करवा देता है। दल चलीसा का अंत किया कौन, तो बलबन। कौन बलबन, तो गयासुद्दीन बलबन। ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन ने क्या कर दिया बच्चों, दल चलीसा का अंत करवा दिया। कह रहा है इसने दो प्रथा की शुरुआत की थी, एक सिजदा और दूसरा है बच्चों हमारा पाइबोस। सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल लेटना। ठीक है, ऐसे घुटनों के बल झुक करके नहीं लोग प्रणाम करता है, उसको सिजदा बोलते हैं। और पाइबोस का सजदा बोलते हैं, सॉरी, हाँ आप लोग सजदा भी बोलते हैं, सजदा करूँ, जिसको सिजदा भी बोला जाता है। ठीक है ना, और दूसरा होता है पाइबोस, लेट कर पैर चूमना। पहले के समय में आप देखते हो कि सीधे जाकर के महाराज पैर पर गिर गए और पैर पर गिर करके पैर चूमना शुरू कर दिए। ठीक है, वो होता है पाइबोस। और पहला क्या है, लेटना, सीधे जाकर के पैर पर क्या किया, ऐसे लेट गए, उमड़ा गए। ठीक है, तो पाइबोस और सिजदा दो प्रथा की इन्होंने क्या की थी बच्चों, तो शुरुआत की थी। और उतना ही नहीं, ये बलबन ने एक लौह एवं रक्त के नीति भी चलाया था। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आप कहिएगा बलबन ने किया था। कौन बलबन, एगो और बलबन आएगा, इसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। रक्त एवं लौह में क्या होता था सर जी, आपके मन में ये प्रश्न है तो सुनिए। क्या होता था ना कि प्रजा इसके कार्य से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। ये घुटनों के बल लेटना, लेट कर पैर चूमना, सिजदा, पाइबोस, बहुत सारा कार्य इसने ऐसा करवाया जिसके कारण जनता इससे नाखुश थे। तो नाखुश होने पर उन्होंने विद्रोह किया था। अगर कोई जनता आवाज़ उठाता था तो बड़ी क्रूरता के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाता था। ठीक है, क्रूरता दिखाया जाता था उस पर, उसी को कहा जाता है लौह एवं रक्त की नीति, एकदम लोहा की तरह। क्लियर है, आगे कह रहा है 1287 की बात है बच्चों, दूसरा अटैक मंगोल का इसके समय फिर से होता है। और 1287 में ही जब दूसरा अटैक होता है तो ये अपने पुत्र मोहम्मद शहजादा को भेजता है युद्ध करने के लिए। ठीक है, शहजादे मोहम्मद को क्या करता है, भेजता है कि जाओ और मंगोल से युद्ध करके आओ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका पुत्र जो है ना, इसका पुत्र बच्चों शहजादा मोहम्मद मंगोल के साथ जाता तो है लड़ाई करने, लेकिन वापस लौट करके नहीं आता है। ठीक है ना, तो जाता तो है लेकिन वापस लौट करके नहीं आता है। मंगोल की जीत होती है और इसके पुत्र की क्या कर दिया जाता है, मारा जाता है, ये हत्या हो जाता है। ठीक है, मर जाता है इसका बेटा, उसी में वीरगति को प्राप्त हो गया। ठीक है, और इसी बात के सदमा में आकर के, इसी दुख से, पुत्र वियोग में ही ये बेचारा बलबन उसी साल 1287 के आसपास में ही क्या होता है, अंत में ही क्या होता है, मर जाता है। यानी 1287 में ही इसकी क्या हो जाती है बच्चों, तो मृत्यु हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि क्या बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्पष्ट है या नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए, अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो अगर बीच में ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, तो निश्चिंत आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए मैं फिर से बातों को रिपीट कर दूँगा। थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं तो मैं टेक्निकल चीज़ों में मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। अगला आइए, उसके बाद हमने देखा कि एक नया शासक आता है कैकुबाद। और यह शासक जो है बच्चों, यह एक अयोग्य शासक था। कौन था, उसके मरने के बाद। ठीक है, एक नया शासक कौन आता है बच्चों, तो कैकुबाद आता है उसके बाद। क्लियर है, पुत्र वियोग में 1287 में जब वो मरा
तो अगला शासक बना कैकुबाद, और ये 1287 से 1290 तक शासन करता है। ये इससे ज़्यादा शासन कर सकता था, लेकिन इसने भी वही गलती की, क्योंकि ये एक अयोग्य शासक था, इसमें योग्यता नहीं थी देश को चलाने का, ढंग से सही से राज्य चलाने का, देश चलाने का। तो इसने भी एक प्रधानमंत्री को चुना, वजीर चुना, और उस वजीर का नाम रख दिया मलिक फिरोज, नाम नहीं रख दिया सॉरी, उस वजीर का नाम था मलिक फिरोज। देखिए, जिन बच्चों को अंग्रेजी में दिक्कत है, मैं हिंदी भी लिख दिया करता हूँ, लेकिन अब नाम है बच्चों, तो नाम हिंदी में रहे या अंग्रेजी में रहे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसका एक वजीर था मलिक फिरोज, इसने षड्यंत्र करके धोखे से क्या करता है, कैकुबाद को सिंहासन से हटा देता है, और लास्ट में आखिरी में सुल्तान बनाता है किसको, कैमुर्स को। यानी इस गुलाम वंश का जो आखिरी सुल्तान है बच्चों, वह कौन है, कैमुर्स है। और यह 1290 में सुल्तान बनता है, और 1290 में ही ये मारा जाता है। क्यों, क्योंकि यह एक अल्प वयस्क कम आयु का शासक था। अल्प वयस्क का मतलब क्या होता है बच्चों, तो कम आयु का, बहुत ही कम आयु का यह क्या है, शासक है, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि मलिक फिरोज ने इसे शासक बनाया था, और मलिक फिरोज ने ही इसकी हत्या करवा करके धोखे से इसको शासन से हटवा दिया, और सबको हटवाया जा रहा है, पूरी सत्ता उसके पास, पूरे पावर उसके पास। तो उसने सोचा कि अगला शासक हम ही क्यों नहीं बन जाए, और फाइनली वो अगला शासक बन ही जाता है। अब यहाँ से मलिक फिरोज आता है एक नए नाम, एक नए पहचान के साथ, और वह पहचान उसका क्या था बच्चों, तो मलिक फिरोज यहाँ पर फेमस होता है, और एक सल्तनत की स्थापना करता है, जिस सल्तनत का नाम था खिलजी डायनेस्टी, जिस वंश का नाम था खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, ठीक है। चलिए, और फेमस वो होता है बच्चों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। वह फेमस किस नाम से होगा, तो जलालुद्दीन, जलालुद्दीन। लेकिन जिस तरह से धोखे से मारा है ना, इसी तरह धोखे से ये भी मरेगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। और देखिए, यह किसी का गुलाम नहीं था, ये वजीर था। वजीर एक पोस्ट होता है जिसमें वैकेंसी, मतलब वैकेंसी कहा गया सॉरी, एक पोस्ट होता है जिस पोस्ट पर, ठीक है, प्रधानमंत्री वजीर को नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो वो किसी का गुलाम उलाम नहीं, वो अपना काम करता है, उसको पैसा मिलता है, बात खत्म, ठीक है। आइए तो हम इसी वंश की तरफ चलते हैं, खिलजी वंश की तरफ, जो 1290 में शुरू होकर के 1320 तक, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड की अगर हम बात करें ना, सबसे कम समय तक शासन करने वाले वंश की अगर हम बात करें, तो वो महान वंश कौन सा है बच्चों, तो खिलजी वंश है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी जो बातें हैं बच्चों आपको स्पष्ट रूप से क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं इस खिलजी वंश की, जिसकी शुरुआत 1290 ईस्वी में ही होती है, लेकिन ये वंश चलता है 1320 ईस्वी तक। इस वंश के संस्थापक कौन हैं, वही मलिक फिरोज, जो कि सेनापति था कैमुर्स का, उसके ऊपर एक और था उसका, ठीक है। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक, आगे बढ़े। हाँ, वही कैकुबाद का और कैमुर्स का वो क्या था, सेनापति था, और इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की, और इसका वास्तविक नाम तो आप लोग जानते ही पहले से ही। अब जानिए कि यह जब ये स्थापना की खिलजी वंश का, तो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो हमने ये भी आपको पहले ही बताया है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1290 से लेकर के मात्र 1296 तक, यानी कि 6 साल तक इसने शासन किया, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे बूढ़ा शासक, सबसे ओल्डेस्ट शासक यही था। इसकी उम्र उस समय में, जिस समय में ये दिल्ली पर शासन करता था, इसकी उम्र कितनी थी बच्चों, इसकी उम्र है 86 वर्ष, मात्र 86 वर्ष की उम्र में। या हम लोगों के टाइम में 86 वर्ष में आदमी का टिकट कट गया रहता है, ठीक है, उतना वैलिडिटी किसी का होता भी नहीं। ये 86 वर्ष की उम्र में जीत करके, दो चार को मार करके राजा बन गया, सोचो कितनी बड़ी बात है। अब अगर हम बात करें इसके एक्चुअल नाम की, तो आप सारे बच्चे जानते हैं, मलिक फिरोज इसका एक्चुअल नाम है। हमने पहले आपको कहा कि सबसे कम समय तक, वही लिखा है शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में ना सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड किसका है, तो खिलजी वंश का है। कह रहा दिल्ली के किलोखुरी या कूलागढ़ी स्थान पर इसने अपना राज्यभिषेक करवाया। इसने अपना राज्यभिषेक कहाँ पर करवाया था, दिल्ली के किलो खड़ी या कूलागढ़ी नामक स्थान पर, ठीक है। और इसने एक टाइटल धारण की थी, खुद नहीं की थी, इसको एक टाइटल दिया था कौन, शाइस्ता खान ने इसे एक टाइटल दिया था, और वह टाइटल किस चीज़ का था, कैकुबाद का। किसका टाइटल था, एक मिनट बच्चों, उल्टा बोला गया, माफ़ी चाहेंगे, फ्लो में बह गए हैं। देखिए, कैकुबाद के द्वारा इसे यह ना एक टाइटल दिया गया था, वो टाइटल किस चीज़ का था, शाइस्ता खान का, मतलब शाइस्ता खान का इसे टाइटल दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, तो कैकुबाद के द्वारा दिया गया था। चलिए, चीज़ें क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको स्पष्ट रूप से यहाँ तक चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही है। चलिए,
उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम अगर बात करें तो कह रहा है यह प्रथम मुस्लिम शासक था जो हिंदू के प्रति उदार था। यानी अगर हिंदू है ना, कोई धर्म को मानता है, अपना कोई कर्म करता है, तो उसके लिए ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं था। ठीक है, क्लियर है? नहीं तो अन्य जितने भी शासक वो हिंदू के प्रति उदार नहीं था, बहुत परेशान करता था हिंदू को। ठीक है, क्लियर है चीज़। अगला इसका एक भतीजा कहिए या दामाद कहिए जिसका नाम था अली गुरसास्प, जो कि आगे चल करके फेमस हो गया अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। ठीक है, आगे चल करके फेमस किस नाम से हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। बात कुछ ऐसा है बच्चों कि जब अलाउद्दीन खिलजी यानी अली गुरसास्प का जन्म होता है ना, उस समय उसके पिता की अकाल मृत्यु से मतलब उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अकाल मृत्यु होने के कारण इसके चाचा वही मलिक फिरोज जो है ना, उसको आगे बढ़ाते हैं। जीवन में उसकी हर एक तमन्ना पूरा किए हैं, खाने से लेकर कपड़ा पहनने तक जो चाहिए वो सब दे दिए, बस पढ़ाई छोड़ करके पढ़ाए नहीं। तो वो क्या था? अंगूठा छाप था, ठप्पा लगाने वाला था, समझे? अब अंगूठा छाप था तो वही तो है, अंगूठा छाप था तो नुकसान भी इन्हीं का है। ठीक है, सब गुण दिए, बस गुण शिक्षा वाला गुण नहीं दिए, विद्या नहीं दिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने भतीजा का लालन पालन यही किए, यही पोस पाल करके उसको बड़ा किया, बस वो पढ़ा लिखा नहीं था। और वही जो था ना, उसको इक्तेदार बनाया गया। करा मानकपुर एक जगह है, उस जगह का उनको क्या कर दिया गया? इक्तेदार। आपको इससे पहले हमने बताया है बच्चों इक्तेदारी प्रथा, इक्तेदार के बारे में कि इक्तेदार क्या होता है और क्या होती है बच्चों, इक्तेदारी प्रथा, इन चीज़ों पर हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है ना। आगे कह रहा है इसी के समय में मंगोल का तीसरा अटैक होता है। ठीक है, मंगोल का क्या होता है? तीसरा अटैक। यहाँ पर मुगल नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंगोल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मंगला लिखा गया। हाँ बच्चों, एक मिनट का समय दीजिए थोड़ा सा। इसी के समय में क्या होता है? मंगोल, मंगोल का तीसरा अटैक मेरे प्यारे बच्चों इसी के समय में होता है। ठीक है, हाँ 1292 और 93 की बात है, जब मंगोल क्या करते हैं? 4000 सैनिक लेकर के यहाँ पर आते हैं और आक्रमण करते हैं। लेकिन मलिक फिरोज उनको उस लड़ाई में मंगोल को क्या करता है? हरा देता है। पहली बार युद्ध होता है और मंगोल हारता है और मलिक फिरोज की क्या होती है? जीत होती है। यहाँ लिखा भी होगा शायद। और 4000 सैनिक जितने भी यहाँ आते हैं ना, वो यहीं पर आकर के बस जाते हैं, यहाँ से वापस नहीं जाते हैं, और वो कहलाते हैं न्यू मुस्लिम। और इन सारे के सारे नए मुसलमान के लिए एक शहर के स्थापना की गई, एक शहर का निर्माण करवाया गया जिसका नाम था मंगोलपुरी। मंगलपुरी नहीं, मंगोलपुर। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी 4000 सैनिक थे ना, वो यहाँ पर आने के बाद इस्लाम कबूल करते हैं। और सारे के सारे 4000 सैनिक क्या कर लिए? इस्लाम कबूल किया। और मलिक फिरोज और मंगोल में जब युद्ध होता है तो मंगोल की हार और मलिक फिरोज की क्या होती है? जीत होती है। वही कह रहा मंगोल के साथ आया था जो अब यहीं रह करके रह गया और एक नया शहर उसके लिए बना। उस शहर का नाम क्या है? मंगोलपुरी। ठीक है, क्लियर है। ये दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता और उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन है? तो मलिक फिरोज है, जिसकी उम्र 86 साल है, 86 साल। मलिक फिरोज, जो कि अब फेमस हो चुका है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। ठीक है ना, 86 साल की उम्र में भी सोचो कितनी ताकत है इन बाजुओं में। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इनका जो भतीजा है जिसका नाम था अलाउद्दीन, वैसे इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है लेकिन असली नाम इसका वास्तविक नाम बच्चों अली गुरसास्प है। ठीक है ना। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ना 1296 में क्या करता है? आक्रमण करता है। कहाँ? देवगिरी पर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें भारत के केवल उत्तरी हिस्सा में ही क्या होता था? आक्रमण होता था। लेकिन इस बार अब क्या हुआ है ना, अब सब्र का बांध टूट चुका है और अब आक्रमण कहाँ हो गया? तो उत्तरी हिस्सा से। पहले तो उत्तरी हिस्सा में ही आक्रमण हुआ करता था ना, लेकिन अब धीरे 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 आक्रमण कहाँ तक बढ़ने लगा बच्चों? तो हमारा आक्रमण बढ़ करके उत्तरी हिस्सा से इस दक्षिणी हिस्सा मतलब नीचे वाले भाग में भी आ गया। और दक्षिणी हिस्सा में क्या है? तो आप कहेगा सर जी देवगिरी है। दक्षिणी हिस्सा में क्या है? देवगिरी। इससे पहले हमारी सल्तनत यहीं तक थी, अब सल्तनत नीचे आ गई और दक्षिणी में। और दक्षिण में आने में सबसे पहला भूमिका किसका रहा है? तो अलाउद्दीन को रहा है, जो कि कारा मानकपुर का एक मामूली सा क्या है? इक्तेदार है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कारा मानकपुर का क्या है बच्चों? इक्तेदार है। और यह कारा मानकपुर का जो इक्तेदार है ना, इसने आकर के देवगिरी पर आक्रमण किया। और उस समय देवगिरी के जो शासक थे, रूलर थे, उनका नाम है रामचंद्र देव, जो कि यादव वंश के थे। उनके ऊपर में आक्रमण करके रामचंद्र देव को हरा देता है, परास्त कर देता है। बहुत सारा धन देवगिरी से लूट करके लेकर के इसको जाना चाहिए अपने चाचा के पास, ताकि चाचा भी खुश हो जाते, क्योंकि ये मामूली सा इक्तेदार है ना। ये अभागा क्या किया? सारा का सारा धन लूट करके ले गया अपने यहाँ देवगिरी, ओ सॉरी,
जहाँ का ये इक्तेदार था। कहाँ का इक्तेदार था? करा मानकपुर का। तो यह सारा का सारा धन लूट करके क्या करता है बच्चों? करा मानकपुर में ले जाता है, समझे। और उतना ही नहीं, उनकी बेटी को भी, ठीक है, धन भी लूटता है और साथ ही साथ रामचंद्र देव की ना पुत्री थी, उनको भी क्या कर लेता है? ये अगवा कर लेता है और सब लेकर के कहाँ पहुंच गया? करा मानकपुर पहुंच जाता है, ठीक है। वही कह रहा है कि फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ, साउथ में इनका पहला मुस्लिम अटैक होता है, ठीक है, 1296 में। अब देखिए होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से बहुत सारा धन लूटा और रामचंद्र देव की पुत्री को अगवा किया और ये सब लेकर के वह कारा मानकपुर लौटा। अब ये बात पता चला उसके चाचा को, वो कहा अरे भागा कहीं का, हम जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम शासन में हैं ही, हम आज तक ले दक्षिण में गेबे नहीं का, चलो तुम चला गया तो यो कोनो बात नहीं है, लेकिन गया वहाँ पर जो सामान तुम लूटा तो उसको लूट करके अपना घरे रख लेगा। हम राजा है ना, हमारे यहाँ लेकर के आओ, हम खुश होकर के तुमको और बड़ा पद देंगे, पोस्ट देंगे। और अब क्या दें? पहले तो तुमको हम बेटी से विवाह करा दिए हैं, क्यों? क्योंकि पहले तो मेरा भतीजा था और अब क्या हो गया? दामाद बन गया। क्यों? क्योंकि उनकी ईमानदारी को देख करके, बहुत बढ़िया काम करता था, ईमानदारी से काम करता था, ठीक है, शुरू शुरू में। तो उन्होंने खुश होकर के उसके ईमानदारी शौर्य पराक्रम को देख करके वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करते हैं? अपनी पुत्री से उसका विवाह करा देते हैं। तो अब तो दामाद बना लिया, लेकिन फिर भी या भागा को चैन नहीं मिला, ये लूट करके अपने यहाँ ले गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं चाचा। चाचा सोचते हैं कि जाते हैं उसको समझाएंगे, बात करेंगे और सामान ले करके आएंगे। गुस्से में उसके चाचा क्या करते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वापस वहाँ से आते हैं देवगिरी। लेकिन जब देवगिरी वो आते हैं तो 1296 की ही बात है, धोखे से अलाउद्दीन खिलजी वही अली गुरसास अपने चाचा का ही क्या कर देता है? हत्या कर देता है। जलालुद्दीन को धोखे से ही क्या किया? मार दिया। और याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना भतीजा उसका, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, इसकी प्रारंभ की हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है बच्चों धोखे से। ये किसी से इसकी शुरुआत होती है? तो धोखे से इसकी शुरुआत होती है और अंत होता है इसके शासन का बच्चों अंत होता है आतंक पर। मतलब धोखा से शुरुआत और आतंक पर इसका अंत होता है, ठीक है। शुरू में चाचा को मारा, इसने धोखा दिया ना, धोखे से इसकी शासन की शुरुआत हुई है और अंत इसका किस चीज पर होगा? तो अंत इसका आतंक पर होगा। इतना आतंक फैलाता है, इतना आतंक फैलाता है कि मत पूछो कितना आतंक फैलाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करके चले कि बातें आपको यहाँ तक क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। अब शासन शुरुआत होता है उसके चाचा के मरने के बाद, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। यानी कि यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? पढ़ने वाले हैं कि आखिर कौन है ये अलाउद्दीन खिलजी और कैसा शासन व्यवस्था है इसका। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए बच्चों बस जी। चलिए, हाँ, तो अब यहाँ से शुरुआत होती है अलाउद्दीन खिलजी के शासन की। 1296 में इसकी शासन स्टार्ट होती है और 1316 तक ये शासन करता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लगभग कितने सालों तक ये शासन करता है। तो सर जी 16 साल ये है और 4 साल ये है, यानी कि अगर सही मायने में देखा जाए तो लगभग 20 से 21 साल, 20 साल तक इसने शासन किया। किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था अली गुरसास्प। इसका वास्तविक नाम क्या है? अली गुरसास्प है इसका वास्तविक नाम। क्लियर है चीजें? इसका वास्तविक नाम बच्चों क्या है? तो इसका वास्तविक नाम है अली गुरसास्प, ठीक है। क्लियर है चीजें यहाँ तक? इसका वास्तविक नाम क्या है बच्चों? अली गुरसास्प है। कह रहा है कि इसके बारे में एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है जिसका नाम है जोधपुर अभिलेख, जोधपुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इस जोधपुर इंस्क्रिप्शन में ना संस्कृत भाषा में एक बात लिखी गई है। और बात क्या लिखी गई है कि देखो ये जो है ना, ये कोई महान सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये भगवान के समान था। यानी जोधपुर इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का बच्चों तुलना गॉड से, भगवान से किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का तुलना, सोचो इसने जरूर बेहतर काम किया होगा जनता के लिए। बिल्कुल इसने जनता के लिए बेहतर ही कार्य किया था। भले ही यह चाचा को मारा, लेकिन शुरुआत में इसने जनता के लिए बहुत सारे बेहतर से बेहतर कार्य किए। और इसीलिए इसकी तुलना किससे की गई है? डायरेक्टली इंसान से नहीं, किसी महान व्यक्ति से नहीं, इसकी तुलना डायरेक्ट किससे कर दिया गया? सीधा भगवान से इसकी तुलना कर दी गई बच्चों। और इनके 1246 में अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था और इनके पिता की मृत्यु हमने आपको पहले ही बता दिए, अकाल मृत्यु हो गई थी इनकी पिता की। और इसके चाचा जलालुद्दीन ने इसकी देख रेख किया। यह पूरी तरफ से क्या था? अनपढ़ था। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बहुत सारे कार्य किए और कह रहा है कि इसने अपना राज्याभिषेक, अब राजा बना है तो भाई तिलक कुलक लगाएगा, ताज वाज पहनेगा, कुर्सी पर बैठेगा। तो यह जो है ना अपना राज्याभिषेक की बात करें बच्चों, तो इसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के लाल महल में, बलबन का लाल महल कहने का मतलब हो गया कि इस लाल महल का निर्माण बलबन किया था, ठीक है ना। इस लाल महल का निर्माण कौन करवाया था? बलबन ने करवाया था, ठीक है ना।
तो इसी लाल महल में इसने अपना क्या करवाया था, राज्यभिषेक करवाया था। साथ ही साथ इसका वास्तविक नाम आप तमाम बच्चों को पता है, अली गुरसास्प है। पहला कह रहा है फर्स्ट सल्तनत ऑफ दिल्ली, यह पहला दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने अपने शासनकाल में अस्थाई सेना रखा था और उस सेना को नगद वेतन देता था। अस्थाई सेना तो रखबे किया कि भाई तू सेना है रे, आएगा हमारे यहाँ 2 महीना 3 महीना 6 महीना लड़ाई करने चलेगा, लड़ाई खत्म होने के बाद तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। अब पता चला कि सेना चला गया खेत में रोपनी करने, पता चला सेना चला गया दुकान में काम करने, मॉल में काम करने, या दूसरा दुकान खोल के बैठ गया। अब फिर 6 महीना के बाद लड़ाई होगा तो क्या उसको कहोगे भाई दुकान बंद करना, चलना लड़ाई करने बॉर्डर पर। वो कहेगा ना 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 हम नहीं जाएंगे, हम बहुत बढ़िया खुश हैं, क्योंकि लड़ाई हो जाता है उसका तो हमको कोनो पूछने भी नहीं आता है। तो अस्थायी रूप से सेना को बोला कि तू सेना ही का काम करेगा, तुमको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के साथ साथ तुमको सैलरियो दिया जाएगा, नगद वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो सेना को क्या किया गया, अस्थायी सेना रखा गया और अस्थायी सेना को नगद वेतन भी दिया गया। उसके बाद कह रहा है इसने अपने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक विस्तार किया, मतलब अपने शासन को सबसे ज्यादा बढ़ाने का, क्षेत्र बढ़ाने का काम कौन किया, यही उत्तर का मतलब होता है, हमने आपको पहले भी बताया है, ऊपर वाला भाग, और दक्षिण का मतलब होता है बच्चों ये भारत का हमारा नीचे वाला भाग। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक इसने अपने क्षेत्र को क्या किया है, बढ़ाया है। इसके दरबार में एक कवि होते थे जिसको कोर्ट पोएट अंग्रेजी में कहते हैं, कोर्ट पोएट। ठीक है, इनके दरबार में कवि होते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो नहीं, अमीर खुसरो। ठीक है, और अमीर खुसरो का जन्म की बात अगर हम करें, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं बच्चों। तो अमीर खुसरो की अगर बात करें तो इसका जन्म पटियाली के ईटा या कासगंज में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में ईटा जिला के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। ऐसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ईटा जिला, ठीक है, इटाहा जिला है, ठीक है ना शायद, या उसको कासगंज भी कहा जाता है, वहाँ के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। और इस अमीर खुसरो की मृत्यु, भाई तुम किसके दरबार में है, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी है कहाँ पर, तो वो दिल्ली में है, दिल्ली सल्तनत में है। तो दिल्ली में अपना राज करा, उसकी राजधानी दिल्ली है, तो राजधानी में ही तो हमारे राजनेता रहते हैं, तो ये भी दिल्ली में ही रहता था। तो दिल्ली में ही इस बेचारे अमीर खुसरो की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इस अमीर खुसरे को पैरोट ऑफ इंडिया यानी तूतिए हिंद कहा जाता था, पैरोट ऑफ इंडिया यानी तूतिए हिंद कहा जाता था। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक, पैरोट ऑफ इंडिया यानी कि तूतिए हिंद कहा जाता था। और इन्हीं के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को ना सुल्तान जहां, जिसको का मतलब होता है बच्चों विश्व का जहां, सुल्तान जहां का अर्थ क्या होता है, विश्व का जहां, इसी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहां यानी कि विश्व का जहां कहा गया था। और इतना ही नहीं, इस अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे पहले उत्तर अभियान किए, मतलब उत्तर क्षेत्र में जा जा करके आक्रमण किया, वहां के चीज़ों को जीता। उसके बाद इसने दक्षिण अभियान किया, बहुत सारे जगहों पर जाकर के दक्षिणी क्षेत्र में जाकर के चीज़ों को जीता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप तब तक इन चीज़ों को एक बार समझने का प्रयास करिए। मैं 1 मिनट पानी पी करके फिर से वापस आता हूँ। हाँ तो बच्चों कहाँ थे हम लोग, हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के पास थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी अब अपने उत्तरी अभियान में यानी कि भारत के उत्तरी वाले भाग में ना जा रहा है युद्ध करने के लिए। ठीक है ना, इस उत्तर वाले भाग यानी कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्सा में वो क्या करेगा, युद्ध करेगा, अभियान करेगा। उत्तर वाले हिस्सा में सबसे पहला इसने जो आक्रमण किया है 1298 में गुजरात मिशन पर जाता है। और गुजरात मिशन पर जब ये जाता है उस समय गुजरात के शासक कौन है, रायकरण बघेला थे, रायकरण बघेला नहीं, रायकरण बघेला, रायकरण बघेला, रायकरण बघेला वहां के शासक थे। जो किस वंश से आते हैं, तो ये आते हैं यादव वंश से। ठीक है, ये यादव वंश के शासक थे, इसी को कर्णदेव भी कहा जाता है। ठीक है, अब अभियान पर जब ये जाता है ना तो खुदे नहीं जाता है, भेजता है सेना को, अभियान करवाता ये है। ठीक है, अपनी सेनाओं को क्या करते हैं, ये अभियान पर भेजते हैं। इसका सेनापति जो जाता है, एक का नाम था नुसरत खान, दूसरा का नाम था उलुग खान। एक का नाम था नुसरत खान और दूसरे का नाम क्या था बच्चों, उलुग खान था। तो उलुग खान और नुसरत खान जो है ना, इसका जो दो सेना है, ये दोनों सेना जाता है। और वहाँ पर एक जगह है जिस जगह का नाम है खंभात बंदरगाह, एक बंदरगाह था खंभात बंदरगाह। ठीक है, वहाँ पर जा करके, वहाँ पर जब जाता है तो वहाँ पर देखता है कि काफ़ी साहसी एक हिजरा इसको मिलता है। कौन मिलता है, एक हिजरा मिलता है, और वो हिजरा का नाम था मलिक काफूर। उस हिजरा का नाम था मलिक काफूर। उसके साहस, उसके पराक्रम को देख करके
ये दोनों सेनापति सोचता है कि अगर इस हिजरा को हम महाराज को गिफ्ट करेंगे, अपने सुल्तान को गिफ्ट करेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और वो वही करता है, उस हिजरा को वहाँ से खंभात बंदरगाह से खरीदता है 1000 दिनार खर्चा करके, और इसीलिए उसका नाम पड़ा है 1000 दिनारी, 1000 दिनारी। और उसको खरीद करके वहाँ से क्या करता है, उस हिजरा को लाता है, और उसका फेमस नाम क्या हो गया, 1000 दिनारी, मतलब उसका नाम पड़ गया 1000 दिनारी। ठीक है, किसका, मलिक काफूर का, मलिक काफूर का। ठीक है ना। अगला, जब वो जाइए रहा था लड़ाई करने, तो साथे साथे कह रहा है ड्यूरिंग दैट मिशन दे कन्क्वायर्ड जैसलमेर, उसी मिशन के दरमियान में वो जैसलमेर को पर भी आक्रमण करके उसको भी जीतने चला जाता है साथ। समझे। उतना ही नहीं, करेक्ट, गुजरात मिशन के समय दोनों सेनापतियों ने जैसलमेर को भी जीत लिया। वाह, अच्छा वही बात है, वेरी गुड। साथ ही साथ करा बात है 1301 ईस्वी की, उसने रणथंभौर मिशन किया, रणथंभौर अभियान किया, जिसमें शासक थे राणा हामिर देव। और ये राणा हामिर देव उसी चौहान वंश के थे जिसको मोहम्मद गौरी ने भी हराया था, सॉरी जिसने मोहम्मद गौरी को भी हराया था पहली बार। ठीक है, तो चौहान वंश के शासक थे राणा हामिर देव। लेकिन अब समय बदल चुका है, ये काफ़ी शक्तिशाली हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाता है उसका सेनापति, ठीक है, कौन, नुसरत खान और उलुग खान, वही नुसरत खान और उलुग खान। लेकिन दिक्कत क्या था ना, हमने आपको कहा कि राणा हामिर देव काफ़ी शक्तिशाली था। ठीक है, तो इस रणथंभौर मिशन में इसको अलाउद्दीन खिलजी को खुद भी जाना पड़ता है। वही कह रहा, अलाउद्दीन का पहला मिशन जिसमें खुद वो नेतृत्व किया था इसका। ठीक है, रणथंभौर मिशन में, किस मिशन में आपसे पूछे, अलाउद्दीन खिलजी किस मिशन में खुद नेतृत्व किया था, तो आप कहिएगा रणथंभौर मिशन में। किसके साथ लड़ाई हुआ था, तो राणा हामिर देव के साथ। किस वंश का था, तो चौहान वंश का था। कब हुआ था, तो 1301 में हुआ था। किसको 1000 रुपये में खरीदा, 1000 रुपया में नहीं, 1000 दिनार में, और उसका नाम भी पड़ा 1000 दिनार, वो था मलिक काफूर, एक हिजरा था। समझे। अब 1303 में चित्तौर अभियान करता है, 1303 में चित्तौर अभियान करता है। और इस चित्तौर अभियान में चित्तौर के जो शासक थे, जो राजा थे, उसका नाम था रतन सेन, महाराज रतन सेन के साथ लड़ाई करता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी खुद, और उसका सेनापति वही हिजरा जिसका नाम है मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफिर के साथ वो युद्ध करते हैं। और इस लड़ाई में रतन सेन को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, रतन सेन की हत्या कर दी जाती है। और रतन सेन की हत्या के बाद, ठीक है, रतन सेन की हत्या के बाद वो जाते हैं वहाँ पर, रतन सेन, और वहाँ की महारानी थी पद्मावती, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। और मेन ये जो जंग होता है बच्चों, पद्मावती के कारण ही ये जंग होता है, उन्हीं के लिए ये जंग लड़ता है कि हम वहाँ से पद्मावती को जीत करके लाएंगे। लेकिन सभागा को ही नहीं पता था, ये सब एक जैसा थोड़ी होता है। ये गया लड़ाई करने, ठीक है, लड़ाई करके रतन सेन को की हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद जब ये पहुँचा कि हम जाते हैं चित्तौर से और महारानी पद्मावती को अगवा करके ले आएंगे, अपने यहाँ महारानी बना देंगे, जब तक कि जाए अपने तो महारानी गई ही गई, साथ में 16,000 महिला को लेकर के जौहर कर ली। जौहर का मतलब क्या होता है, आत्मदाह करना, जलते हुए अग्नि में खड़ा होकर के जल जाना। 16,000 महिलाओं के साथ वो आत्मदाह कर लेती। इहो देख करके शौक हो जाता, अरे बाबा कहाँ पर हम पहुँच गए। ठीक है, 16,000 महिला के साथ ये क्या कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है। क्लियर चीज़ें यहाँ तक। अब जब गया तो देखता है कहाँ क्या से क्या हो गया, बेचारा गुस्सा में आकर के चित्तौर का नाम ही बदल दिया, और नाम चित्तौर का बदल करके रख दिया खिजराबाद। चित्तौर का नाम बदल करके बच्चों यह क्या रख दिया, तो खिजराबाद रख दिया चित्तौर का नाम। तो उम्मीद करते हैं कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो स्पष्टता आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद इसने शुरू किए दक्षिण भारत में अभियान। उत्तर भारत अभियान के बाद यह क्या करता है, दक्षिण भारत अभियान पर जाता है। दक्षिण भारत अभियान पर ये चला। दक्षिण भारत अभियान कहने का मतलब ये हुआ कि अब की बार ना भारत के इस नीचे वाले हिस्से पर आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा, जीतेगा, और ऐसा करता भी था। ठीक है, यह जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इस हिस्सा पर यह आक्रमण करेगा। इसी हिस्सा को हम दक्षिण भारत कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, साउथ इंडिया कहते हैं बच्चों। क्लियर है चीज़ें, साउथ इंडिया कहा जाता है इसी को, दक्षिण भारत कहा जाता है इसी को। इसी पर यह क्या कर रहा है, आक्रमण करता है। अब देखिए दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ जाता है। सबसे पहला आपने देखा रे, जहिया कारामानकपुर का इख्तियार था ना, उसी दिन ये देवगिरी पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। तो इसका पहला जो आक्रमण का शुरुआत होता है दक्षिण भारत में, इसका अभियान जो शुरू हुआ वो पहला कहाँ से होता है, देवगिरी से ही होता है। और देवगिरी का उस समय शासक कौन था, रामचंद्र देव। ठीक है, और एज अ सेनापति क्या कहें अलाउद्दीन खिलजी को, ये तो इख्तियार था। ठीक है, कारामानकपुर का, उस जा करके वहाँ पर उससे क्या करता है, सेनापति कहना सही नहीं था। ठीक है, इख्तियार था, उसी समय जाकर के लड़ाई करता है। इस समय में जलाउद्दीन जिंदा था और यह सिर्फ क्या था, एक इख्तियार था। उसके बाद 1307 में देवगिरी पर आक्रमण फिर से करता है। इसमें मलिक काफूर के साथ जाता है आक्रमण करने। मलिक काफूर कौन, वही हिजरा जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया है। ठीक है, और इसने उसमें 2 बार लड़ाई की। कितनी बार, 2 बार लड़ाई की। फिर 1313 में लड़ाई किया,
देवगिरी पर ही, जिस बार शासक देवगिरी के थे शंकर देव, ठीक है। और इस बार इसने जो लड़ाई किया है शंकर देव के साथ, इसने खुद नहीं लड़ा, इसका जो सेनापति है मलिक काफूर ने लड़ाई किया और मलिक काफूर जीतता है और शंकर देव की क्या होती है, हार होती है। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे तो बच्चों ले सकते हो, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1309 ईस्वी की हम अगर बात करें बच्चों, तो तेलंगाना में 1309 में ना यह तेलंगाना अभियान में जाता है, जिसको जो वायरंगल में है, ठीक है। और वहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे, जो कि काकातीय वंश के शासक थे। नामे काफ़ी है प्रताप रुद्र देव, लेकिन वैसे इंसान थे नहीं। पहले ही वो हार मान लेते हैं लड़ाई करने से पहले कि भाई तबाही विनाश से क्या फायदा होगा, हम हार मानते हैं, तुम क्या करो, लो हम आत्मसमर्पण करते हैं। और इसी आत्मसमर्पण के नाम पर अपना एक जंजीर में बना हुआ मूर्ति, बेरियों में जकड़ा हुआ एक मूर्ति बना करके क्या करते हैं, गिफ्ट में भेजते हैं उसको अलाउद्दीन खिलजी को। वही कह रहा है कि इसने आत्मसमर्पण किया और अपना बेरियों में जकड़ा एक मूर्ति बनाया और भेजा। इसने दिया मलिक काफूर को कि लीजिए और दे आइए किनको, अलाउद्दीन खिलजी को, ताकि उनको पता चले कि हमने गुलामी स्वीकार कर ली, ठीक है। और इसके पास ही, प्रताप रुद्र के पास ही एक हीरा था, कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा भी क्या करता है, मलिक काफूर को देता है कि लो भाई ये भी अपने महाराज को दे देना, ठीक है, अपने सुल्तान को दे देना। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे अब हम बढ़े। उसके बाद चौथा अटैक इसके समय में होता है मंगोल का। इसी के समय में मंगोल का बच्चों क्या होता है, चौथा इसी के समय बच्चों मंगोल का चौथा अटैक होता है इसी के शासनकाल में। और अलाउद्दीन का सेनापति था जिसका नाम था गाजी मलिक, नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है, गाजी मलिक, ठीक है। ये जाता है और मंगोल के साथ लड़ाई करता है, मंगोल को हरा के भगा देता है, ठीक है। और वहाँ पर बार बार जो ये आक्रमण कर रहा था मंगोल, चौथा अटैक 4 बार आक्रमण कर दिया ना, इसी में गुस्सा करके 1304 में इसने अपना, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैपिटल, अपनी राजधानी सिरी को बनाया। वहाँ पर एक महल बना जिसका नाम था सिरी फोर्ट। उसने वहाँ पर हाज खौस के निर्माण करवाया, जमात खाना मस्जिद बनवाया, ठीक है। और 1311 में यह एक अलाई मीनार का निर्माण करवाता है, अलाई दरवाज़ा का, बड़े बड़े दरवाज़ा का मीनार का निर्माण करवाता है। और इसने हमारे ऊपर 3 टैक्स लगाए। पहला जजिया, जो कि नन मुस्लिम पर लगता था, जो कि मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान है, उस पर जजिया टैक्स लगता था। दूसरा घड़ी, ये धरी नहीं है, ये घड़ी है, घड़ी मतलब घर पर आवास का टैक्स लगता था। तीसरा चरी, जानवर के चरने पर भी टैक्स लगता था। 3 टैक्स इसने लगाया, जजिया, घड़ी और चरी। जजिया में क्या होता था, गैर मुसलमान पर ये टैक्स लगता था। घड़ी में क्या होता था, घर के आवास के ऊपर में आपको टैक्स देना है। और चरी में क्या होता है, अगर आपके जानवर किसी सरकारी जगह पर चल रहे हैं ना, उसका भी आपको टैक्स देना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला इसने अपने समय में लैंड मेजरमेंट यूनिट लागू किए। मुख्य रूप से 2 हैं, एक मसाहन और दूसरा बिस्वा। 2 लैंड मेजरमेंट यूनिट दिए, एक मसाहन और दूसरा बिस्वा, ठीक है। और इसने टाइटल धारण की सिकंदर की, किसकी, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय का भी इसने, अलेक्जेंडर सेकेंड का भी इसने क्या किया है बच्चों, टाइटल। आपसे पूछे कि अलेक्जेंडर सेकेंड का टाइटल किसने धारण किया था, तब क्या कहिए, अलेक्जेंडर सेकेंड का टाइटल किसने धारण किया था, तो यही अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। कर दक्षिण भारत तक शासन का विस्तार करने के बाद इसने खुद को कहा था क्या, सिकंदर द्वितीय। कह रहा है इसने अपने समय में राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। और राजस्व अधिकारी किसको का नाम क्या था, कह रहा मुस्त खराज, जिसको दीवान और मुस्त खराज भी कहा जाता है, उसको नियुक्त किया, ठीक है। उसका कह रहा हुलिया दाग प्रथा, हालिया नहीं बच्चों, ये हुलिया है, हुलिया दाग प्रथा का भी शुरुआत इसी ने किया। हुलिया दाग प्रथा में क्या होता था ना, कि अलग अलग प्रांत के घोड़े के ऊपर में उस सेना का, मतलब उस पर घुड़सवार का ना हुलिया दाग करके चिपका दिया जाता था, मतलब हुलिया दाग दिया जाता था, उसके जैसा हुलिया घोड़ा के ऊपर में दाग दिया जाता था। लिखा भी है, सैनिकों के हुलियो बनवा करके अलग अलग प्रांतों के घोड़े को दागने की प्रथा थी, जिसको कहा जाता है हुलिया दाग की प्रथा, जो कि अच्छा तो नहीं था वैसे, क्यों बेचारे का जान लेने में लगा हुआ था। उसका कह रहा है बाजार सुधार के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध था, बाजार सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। जैसे खाद्यान्न बाजार है उसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। दूसरा निर्मित वस्तु बाजार के लिए प्रसिद्ध था, दैनिक वस्तु बाजार के लिए प्रसिद्ध था, पशु एवं गुलाम बाजार के लिए भी यह क्या है, प्रसिद्ध था। क्या क्लियर है कि नहीं है बताइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसने अपने कुछ मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद बनाए, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग लोगों का के लिए विभाग बनाया। पहला कह रहा है दीवान ए वजारत, पहला अरे तोरीके, ये तो सांप की तरह चल रहा है, ठीक है। कह रहा पहला क्या था, दीवान, क्या मजाक है। पहला है बच्चों दीवान ए वजारत, जिसको प्रधानमंत्री या वजीर कहा जाता था। अगला है दीवान ए इंसाह, जिसको शाही आदेश का पालक कहा जाता था, ठीक है।
शाही आदेश के पालक के रूप में बनाया गया। उसका कार्य दीवान ए अरीज, इसको सैन्य मंत्री के रूप में बनाया गया। अगला है दीवान ए रसलत, ये विदेश मंत्री के रूप में बनाया गया। अगला है शहना ए मंडी, बाजार अधीक्षक, मंडी का मतलब ऐसे ही बाजारे होता है, बाजार अधीक्षक। उसका दीवान ए रियासल, इसको बाजार नियंत्रक बनाया गया। उसका सराई ए अदल, इसको न्यायिक अधिकारी बनाया गया। उसका बरीद ए मंडी, बाजार निरीक्षक बनाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, दिक्कत, तकलीफ है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ें। अगला 1316 की बात है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी डेड। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है बच्चों? तो मृत्यु हो जाती है। अब ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है और इसकी मृत्यु वहाँ होती है, तो इसका मकबरा भी कहाँ बनेगा? दिल्ली में ही बनेगा। वहीं पर कुतुब मीनार कैंपस कॉम्प्लेक्स में इसका क्या कर दिया गया? मकबरा बना दिया गया। उसके बाद 1316 में शहाबुद्दीन उमर को वहाँ का शासक बनाया गया। 1316 से लेकर के 1320 तक मुबारक शाह खिलजी शासक बना, और अंतिम सुल्तान जो इसके यहाँ बना वो है हजरत निजामुद्दीन, सॉरी बच्चों, हाँ सॉरी, अंतिम सुल्तान जो है ना, या नसीरुद्दीन खुसरो खां 1320 ईस्वी में बनता है। इसके पीछे वैसे एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको छोटा मोटा मोटी तौर पर बता दूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये नसीरुद्दीन खुसरो खां जो है ना, शासक बनने से पहले वहाँ पर एक सूफी संत थे जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है ना, ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया को ना ये 5 लाख चांदी का सिक्का देता है, ठीक है। 5 लाख क्या करता है? चांदी का सिक्का देता है, और 5 लाख चांदी का सिक्का दे करके ये क्या होता है? अगला सुल्तान बनता है। इसका एक्चुअल नाम क्या था? मुबारक हसन, ठीक है। 5 लाख चांदी का सिक्का दे करके ये मुबारक हसन क्या होता है? वहाँ का सुल्तान बनता है दिल्ली का। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई, और इसी तरह से इसी के साथ समाप्त होता है, इसी के मरने के साथ समाप्त होता है कौन सा वंश? खिलजी वंश। हमने आपको पहले ही क्या कहा है? खिलजी वंश कब से कब तक पढ़ना था? बताइए। 1316 तक ही पढ़ना था शायद, 1320 तक, सॉरी। इसी तरह हमारा खिलजी वंश क्या होगा बच्चों? समाप्त हो जाएगा। 1290 से लेकर के 1290 से लेकर के बच्चों 1320 तक का सफ़र हम लोग का आज समाप्त होता है। 1290 से 1320 तक की सफ़र इल्तुतमिश, इससे पहले हमने इल्तुतमिश के बारे में भी पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की बातें आपको यहाँ तक जो मैंने बताई है वो स्पष्टता समझ में आ रही है। आज की क्लास वैसे भी काफ़ी लंबी चौड़ी चली है, लगभग 1 घंटे 2 मिनट की क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि मैंने जो आपको समझाया, मैंने जो आपको बताया, वो सारी की सारी बातें आपको स्पष्टता समझ में आ गई। मैं जितना भी आपको पढ़ाते जाता हूँ, आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाए, क्योंकि अभी PDF डालने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन जल्द ही मैं आपको PDF पे अपलोड प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लास आपको बेहतर लगे तो मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस क्लास को अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आपको क्लास बढ़िया लग रहा है ना, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब तो किए ही हैं, दोबारा मत करिए नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लाइक ज़रूर करिए बच्चों, हर एक वीडियो पर लाइक करिए, ठीक है, और शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, क्लास अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आप कमेंट करिए। अगर कुछ कमियां नज़र आती है तो भी आप कमेंट करिए, ताकि मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने का क्या करूँगा? प्रयास करूँगा। वैसे वैसे बच्चों को दिल से आभार देना चाहता हूँ जो शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरा क्लास देखे हैं, और उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया। चलिए बताइए, पार्ट 2 जल्द ही आना चाहिए या थोड़ा सा लेट कर दें? जल्द ही आएगा वैसे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। गुड नाइट।